हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले हैं अपनी आदर्श पाठ योजना के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन देख चुके हैं पाठ योजना की पृष्ठभूमि के बारे में। ये उसी का सेकंड वीडियो है। आपको पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप इसको आगे डिटेल से समझ पाओगे। फ्रेंड्स, अपने को पता है अपन ने बीएड में पाठ योजनाएं बहुत बनाई हैं और एक टीचर के लिए पाठ योजना कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आप सब समझते ही होंगे, क्योंकि एक टीचर को अपना जो पाठ है वो बहुत ही बेस्ट देना होता है, बच्चों के सामने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है। अगर आपका टीचिंग मेथड आपका अगर बेस्ट होगा, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और आप सबकी फेवरेट होंगे। तो फ्रेंड्स, एक टीचर के लिए बेहद जरूरी है कि उसकी पाठ योजना है वो बहुत ही अच्छी हो, शानदार हो, ताकि उसके जो बच्चे हैं वो उससे प्रभावित हो। फ्रेंड्स, अपन ने बीएड में तो जो पढ़ा सो पढ़ा, जैसी तैसी भी सही गलत जैसी भी पाठ योजना अपन ने बनाई, लेकिन अब अपने को गलत नहीं बनानी है, क्योंकि अब अपना कॉम्पिटिशन लेवल है और अपने पाठ योजना से 2 क्वेश्चन कम से कम आते ही आते हैं। आप कोई भी पेपर उठा लो, आपको हर टीचिंग मेथड, हर एक सब्जेक्ट में आपको पाठ योजना की जरूरत पड़ती है। सारे टीचिंग मेथड्स में आपके ये काम की है। तो आपको आदर्श पाठ योजना का तो ज्ञान होना बेहद जरूरी है। ये आपको 2 नंबर तक दिलाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ में पूरी जो अपनी आदर्श पाठ योजना कैसी होनी चाहिए, कितने टाइम की होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो आपका क्या काम है, आप ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखना और अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ाना और 2 नंबर अपने पक्के करना। इससे पहले कि अपन आज का वीडियो शुरू करें, मैं आपको पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, अपनी स्ट्रेटेजी यही है कि अपन बातों बातों में ज्यादा से ज्यादा समझें और बिल्कुल भी प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है। अपने रटने वाली चीजें तो भूल जाओ, क्योंकि अपन वो चीजें तो यूज करते ही नहीं है। अपन बातों बातों में ही ज्यादा से ज्यादा जो अपना टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा पिछले पार्ट का जो इसका वीडियो था वो आपको रिवाइज करा देती हूँ कि उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था। फ्रेंड्स, जो अपना पिछला वीडियो था उसमें अपन ने देख लिया था, सबसे पहले अपने 3 पॉइंट्स अपन ने देख लिए थे उस वीडियो में, जिसमें पहला पॉइंट था अपना श्यामपट्ट पूर्तियां। श्यामपट्ट पूर्तियों में अपन ने देखा था कि सबसे ऊपर आता था दिनांक, फिर आती थी कक्षा, बीच में आता था विषय, फिर आता था प्रकरण, इधर आती थी अपनी कालांश और यहाँ पर आती थी अपनी अवधि। ये 6 पॉइंट्स उसमें आते थे। उसके बारे में अपन ने पूरा डिटेल से देखा था। फिर अपन ने पढ़ा था इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में अपन ने देखे थे अपने शिक्षण उद्देश्य, और उसके साथ ही अपन ने इधर देखा था कि जो कक्षा में जो विद्यार्थी है उनका व्यवहारगत परिवर्तन क्या था उनके साथ, ये अपन ने देखा था सेकंड पॉइंट में। इसके बाद अपन ने देखा था अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता था फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट था पूर्व ज्ञान, यानी आपके जो पुराना ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान से जोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो आपकी पूर्व ज्ञान कहलाती थी। तो ये अपन ने 3 पॉइंट्स देख लिए थे अपना जो पार्ट फर्स्ट का वीडियो था उसमें। अब अपना आता है सेकंड वीडियो। अब अपन देखेंगे अपने सेकंड वीडियो में आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, उससे आगे के जो पॉइंट्स अपने बच गए हैं, अपने को पता है अपनी जो पाठ योजना थी उसमें 10-11 पॉइंट्स हुआ करते थे, तो अब जो आगे के जो और जो पॉइंट्स बच गए हैं वो अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अपने पास टाइम है ही नहीं, पहले से ही टाइम की कमी है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज वाला वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स, अपना 4th पॉइंट है। 3 पॉइंट पीछे वाले वीडियो में हो गए थे, ये अपना 4th पॉइंट है, जिसमें मैंने आपको बताया शिक्षण विधि या प्रविधि के बारे में। ये क्या होती है फ्रेंड्स, तो देखिए शिक्षण विधि या प्रविधि अपन ने 4th पॉइंट पर लगाई थी, जिसमें अपन ने लिखा था शिक्षण विधि के बारे में। ऐसी विधि जो अपन ने कक्षा के दौरान उस पाठ को, उस प्रकरण को पढ़ाते समय, समझाते समय यूज की थी, वो यहाँ पर अपन ने लिखी थी। तो इसमें भी फ्रेंड्स अपन ने कौन कौन सी विधियां लिखी थी, जैसा भी आपका प्रकरण था उसके अनुसार आपको विधि लिखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अपन तो क्या थे, नकलची बंदर थे। अपन ने वैसा नहीं लिखा, अपन ने बस नकल करी है, एक दूसरे की नकल करके लिखा है। तो अपन ने ये नहीं देखा कि अपने प्रकरण में जो अपन विधि लिख रहे हैं उसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि देखना यही चाहिए था और उसी अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर विधि और प्रविधि लिखना चाहिए था, लेकिन अपन ने नकल करी और सब ने मिलजुल के 2-3 विधियां लिखी। वही व्याख्यान विधि, वही अपने प्रश्न उत्तर विधि, प्रयोगशाला विधि, ये 2-3 विधियां ही सब ने नकल करके एक दूसरे की लिखी। फ्रेंड्स, नकल की आदत हो गई है ना, क्या करें, लेकिन अब नहीं करेंगे नकल। पहले कर ली थी, अब नहीं करेंगे। उस टाइम पर अपनी ये गलती थी। अपनी ये गलती क्या थी कि अपन ने ये जो विधियां लिखी थी ना, प्रयोगशाला विधि, और उसके बाद में अपन ने लिखी थी व्याख्याता विधि, उसके बाद में अपन ने लिखी थी प्रश्नोत्तर विधि। ये 2-3 विधियां जो सबने कॉमन लिखी थी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये तो विधियां हैं ही नहीं। अरे मैम, ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये विधियां नहीं है, हमने तो लिखी हैं। अरे तो मैं आपको बता दूं, जो अपनी प्रश्नोत्तर विधि है ना,
पहली बात तो वो प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, वो क्या है, वो प्रविधि है। अब ये कैसे है मैं समझाऊंगी आपको। इसके बाद अपन ने बताई व्याख्याता विधि। व्याख्याता विधि भी विधि नहीं है, वो भी क्या है, वो भी प्रविधि है। हालांकि व्याख्याता विधि विधि भी है, लेकिन उसका स्तर बदल जाए तब वो विधि है। स्कूल स्तर पर वो जो व्याख्याता है वो प्रविधि कहलाएगी। हालांकि ये जब अपन कॉलेज में जाएंगे, बड़े लेवल पर जाएंगे, तब वो विधि बनती है। पर क्योंकि अपन यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके अनुसार अपन कर रहे हैं, अपन 8th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपन इसको विधि नहीं मान सकते हैं। 12th क्लास तक भी अपन इस चीज़ को विधि नहीं मानते हैं, अपन इसको मानते हैं प्रविधि। हालांकि कॉलेज लेवल पर ये विधि मानी जाती है, व्याख्याता विधि। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। अब फिर मैंने आपको बताया अपनी एक और बच गई प्रयोगशाला विधि। चलो प्रयोगशाला विधि ठीक है, लेकिन वो सिर्फ प्रयोगशाला में ही प्रयोगशाला विधि कहलाती है। अब मैंने आपको कहा कि जो प्रश्नोत्तर है वो विधि नहीं है, बल्कि वो भी क्या है, प्रविधि है। कैसे है, क्योंकि जो प्रश्नोत्तर विधि है वो दूसरी विधि को सहायता करती है उस विधि में बच्चों को समझाने के लिए, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, सहायक बनने का कार्य करती है प्रश्नोत्तर विधि। इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि ना होके क्या है, प्रविधि। प्रविधि क्या होती है, प्रविधि वही होती हैं जो विधि की सहायता करती हैं किसी प्रकरण को समझाने में, उनको कहते हैं प्रविधि। तो प्रश्न उत्तर अपने जो क्या है वो प्रविधि है, ना कि विधि। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, और एक दो बार तो पूछा जा भी चुका है, व्याख्याता विधि के लिए क्वेश्चन आया हुआ है कि व्याख्याता विधि है या प्रविधि है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। स्कूल लेवल पर तो जो अपनी व्याख्याता है वो प्रविधि है, लेकिन जब अपन कॉलेज में जाएंगे तब वो क्या हो जाएगी, वो विधि हो जाएगी। क्योंकि कॉलेज के जो लेक्चर्स है ना, वो अपने क्या होते हैं, सारे लेक्चर्स होते हैं, अपने व्याख्याता जो होते हैं वो आकर सिर्फ व्याख्या करते हैं। लेकिन अपन छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपन व्याख्याता विधि के द्वारा नहीं पढ़ा सकते, उनका इतना माइंड नहीं होता है, तो उनको अपन व्याख्याता विधि से नहीं पढ़ा सकते। तो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि किस लेवल पर जो है वो आपकी व्याख्याता विधि कहलाएगी, किस पर प्रविधि कहलाएगी। इसको ध्यान में रखिए। इसके साथ प्रश्नोत्तर भी क्या है, प्रविधि है, इसको ध्यान में रखिए। फिर अपनी आती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला भी क्या है, विधि है, क्योंकि प्रयोगशाला में करी जाती है, और प्रयोगशाला में ही प्रविधि का काम क्या करती है, व्याख्याता विधि करती है। क्योंकि व्याख्याता विधि वहां पर क्या काम करेगी, प्रविधि का ही काम करेगी ना, क्योंकि मेन काम क्या होता है, प्रयोग करने का होता है, लेकिन उसको गाइड करने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो लेक्चर देते हैं, व्याख्या करते हैं उसकी कि आपको ये कैसे करना है। तो वहां पर भी जो अपनी प्रयोगशाला में भी जो अपनी व्याख्याता विधि है वो किस काम आएगी, वो प्रविधि के ही काम आएगी। स्कूल लेवल पर ही प्रविधि के काम आती है, आप इतना याद रखना। ओके, ये तो थी अपनी शिक्षण विधियां कि अपने को लिखनी ये चाहिए थी, जैसे कि अपनी डिमांड थी अपने प्रकरण के अंदर, कि वो अपन ने कहानी विधि उसमें यूज करी है, कौन सी प्रविधि यूज करी है, कविता विधि यूज करी है, किस तरीके से अपन ने उस पाठ को, उस प्रकरण को पढ़ाया है, उसमें कौन कौन सी विधियां या कौन कौन सी प्रविधियां आई हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखना था। हालांकि बच्चों ने गलत तरीके से उसको अपने मन मुताबिक लिखा, लेकिन वो गलत होता, तो आप अब आगे से ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है जिस चीज़ का आपने यूज़ किया है, आपका कोई भी प्रकरण है उसको पढ़ाते समय, तो वही विधि या प्रविधि यहाँ पर लिखनी है। ओके, अब अपना चलते हैं 5th वाले पॉइंट पर। 5th वाला पॉइंट क्या कहता है, ये है सहायक सामग्री। तो ये तो सब बच्चों को नॉर्मली पता होगा कि कौन कौन सी सहायक सामग्री होती है कक्षा में। तो मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में अभी चल पड़े होंगे, सहायक सामग्री यानी पेन हो गया, बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, सहायक सामग्री हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो एकदम गलत सोच रहे हैं फ्रेंड्स। आज से इन चीजों को ऐसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना चौक है, डस्टर है, अपना बोर्ड है, ये सब सहायक सामग्री नहीं है, ये आवश्यक सामग्री है, कक्षा उपयोगी सामग्री है। कक्षा में उपयोग में आने वाली सामग्रियां हैं, अपना बोर्ड हो गया, अपना चौक हो गया, डस्टर हो गया, ये सारी कक्षा उपयोगी सामग्री है, ना कि सहायक सामग्री। ये सहायक सामग्री कब होंगी, ये सहायक सामग्री हर स्थिति में नहीं हो सकती। ये सहायक सामग्री तब होंगी जब इनकी मदद से, इनकी सहायता से अपन किसी प्रकरण को विद्यार्थियों को समझाते हैं, तब ये होंगी सहायक सामग्री। अदरवाइज ये क्या है, अदरवाइज ये सिर्फ कक्षा उपयोगी सामग्रियां हैं और कुछ नहीं है। इसका क्या काम है, चौक जो होता है, जो पेन होता है, वो क्या करता है, लिखने का काम करता है, डस्टर मिटाने का काम करता है, और जो अपना बोर्ड है वो सब बस उसको दिखाने का, शो ऑफ करने का काम करता है। तो ये सहायक सामग्री कहाँ से हो गई। अपन ने ऐसे ही बस लिख दिया है कि हाँ ये सब कक्षा में होती है, तो अपन ने यहाँ टेप दिया, सहायक सामग्री ये सब होगी, ये नहीं होंगी। अब मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि सहायक सामग्री ये कब बनेंगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये सहायक सामग्री तब बनेंगी जब आपका कोई प्रकरण है, मान लीजिए कि आप ठोस, द्रव और गैस वाला प्रकरण पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो जब ये प्रकरण आया तो आपने बच्चों को शो कर दिया कि ये क्या है, ये ठोस है। ठोस है ना, क्योंकि इसमें कहीं पर भी स्पेस नहीं है, आवाज़ कर रहा है पूरा, आपको पता है कि इसको दबाने पर ये दबता नहीं है। आपने ये बच्चों को दिखा दिया। जब आपने ये बच्चों को दिखाया तो बच्चों ने इस चीज़ को समझा कि हाँ ठोस ऐसा होता है।
फिर आपने जैसे इसको कह दिया कि अब आप बताइए कि इसके कितने फलक हैं, तो बच्चों ने इसको कह दिया कि इसके कितने हैं, उन्होंने काउंट कर लिया कि इसके 6 फलके हैं, इसकी 6 साइड्स हैं। फिर आपने बच्चों को दिखाते हुए पूछा कि तो बच्चों इससे आप क्या समझे कि ऐसी कोई आकृति जो 6 जिसकी 6 फलके होती हैं वो क्या होता है, वो घनाभ होता है। आप ऐसे उनको दिखाकर बताएंगे, बच्चे उसको देखेंगे, समझेंगे कि हाँ इसकी 6 आकृतियां हैं और ये ऐसी आकृति वाला जिसकी 6 फलके होती हैं वो क्या कहलाता है, वो घनाभ कहलाता है। तो अब ये सहायक सामग्री है। चौक कब सहायक सामग्री है? चौक उस टाइम पर सहायक सामग्री है कि अपन ने क्या बताया कि अपने को पता है कि हर एक जो ठोस द्रव गैस है उनके बीच में, पदार्थों के बीच में कण होते हैं। आप उस चीज को दिखाने के लिए, समझाने के लिए आप क्या करेंगे, बच्चों के सामने चौक के ऊपर 2 इंक की ड्रॉप्स डाल देंगे। आपने देखा कि वो इंक जो वो चौक है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बच्चों ने उससे क्या समझा कि हाँ पदार्थों के बीच में खाली स्पेस होता है। तो उस चीज को वो देख कर समझेंगे अब ये क्या है, आपका जो चौक है अब ये सहायक सामग्री है। ये सहायक सामग्री तभी होंगे जब इनका यूज करते हुए, इनका सहायता लेते हुए आप बच्चों को आपका जो प्रकरण है वो समझा रहे हैं। तब उस स्थिति में आपकी ये सारी चीजें क्या बनेंगी, ये सहायक सामग्री बनेंगी। अदरवाइज ये क्या रहेंगी, अदरवाइज ये रहेंगी कक्षा उपयोगी सामग्री। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। अपना क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, यहाँ से भी पुटअप हो चुका है कि सहायक सामग्री होती है। तो सहायक सामग्री होती हैं वे वाली होती हैं जो कक्षा में आपका प्रकरण पढ़ाते समय आप उसकी सहायता से वो प्रकरण समझाते हैं, वही होती हैं। तो दोबारा जब क्वेश्चन आए तो उसको गलत मत करके आना, चौक डस्टर इन पर ही टिक मत लगा देना। आप अकॉर्डिंग उसके देखना कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। तो ये भी बात आप ध्यान रखना। आपके 2 पॉइंट्स क्लियर करवाए हैं। अब अपना 3rd पॉइंट देख लीजिए। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अपना नेक्स्ट आता है 6 नंबर पर प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्रस्तावना में क्या है, सबसे पहले तो अपन इसकी अवधि देख लेते हैं कि कोई जो आदर्श प्रस्तावना है उसका जो टाइम है वो कितना होना चाहिए। तो एक आदर्श प्रस्तावना जो है उसका टाइम होना चाहिए 5 से 7 मिनट। कितना होना चाहिए, 5 to 7 मिनट एक आदर्श प्रस्तावना का समय होना चाहिए। फ्रेंड्स अपनी प्रस्तावना है, अपने को पता है 5 से 7 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए और उसके अंदर अपने को क्या क्या करना होता है, क्या क्या पूछना होता है। तो देखिए अपन ने प्रस्तावना बनाई थी जिसमें एक तरफ अपन ने लिखा था अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ अपन ने लिखा था विद्यार्थी क्रियाएं। ये 2 अपन ने कॉलम बनाए थे, उसमें अपन ने ऐसे लिख लिया था। फ्रेंड्स आपको पहली तो आपकी गलती यहाँ पर बता दूं कि अपन ने कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा था। सोचिए, खुद से सोचिए कि आपने यहाँ पर क्या लिखा था, क्या गड़बड़ करी थी। वो गड़बड़ जो वहाँ करी वो अब रिपीट नहीं करेंगे अपन। तो अपन को पता है कि अपन ने अधिकतर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर लिखा था छात्र क्रियाएं, लिखा था ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर छात्र क्रियाएं नहीं आएगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये आपका गलत होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपन एक कक्षा में पढ़ा रहे, वहाँ पर सिर्फ छात्र प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पर छात्राएं भी होती हैं। तो छात्र और छात्र दोनों होते हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ छात्र कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका छात्र या छात्राएं एक ना आकर आपको विद्यार्थी है वो लिखना होगा, तब आपका सही होगा। तो आपके यहाँ पर होनी चाहिए विद्यार्थी क्रियाएं, ना कि छात्र क्रियाएं। ये एक आपका जो गलत आपने किया है अभी तक, उसको आपका सही करवाया है। अब देखिए ये अपनी अध्यापक क्रियाएं, अपनी अध्यापक क्रियाएं क्या होती थी प्रस्तावना में। फ्रेंड्स अपने को पता है प्रस्तावना में अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर के बारे में, उसका पूरा अपन छोटी सी डिटेल में नॉलेज दिया करते थे कि प्रस्तावना में अपन आगे आने वाले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान जाना करते थे, तो उनसे कुछ क्वेश्चंस क्या करते थे प्रस्तावना में। उनमें क्वेश्चंस करते थे, बच्चे से यहाँ क्वेश्चन किया उसने आंसर दिया, ठीक है। फिर अपन ने दूसरा क्वेश्चन किया उसने आंसर दिया, ठीक है। फिर तीसरा किया, तीसरे का आंसर दिया, ठीक है। चौथे का आंसर दिया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन किया और बच्चे ने आंसर नहीं दिया, बच्चा हो गया निरुत्तर। सबने यही किया था कि 5वें पर सबके बच्चे निरुत्तर हो रहे थे, किसी का भी बच्चा 5वें क्वेश्चन पर उत्तर नहीं दे रहा था। ये भी अपने सबकी एक कॉमन मिस्टेक थी। फ्रेंड्स ये अपने बच्चों को अपन रटा देते थे कि 5वें क्वेश्चन पर आंसर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अपन ने पाठ्य योजना में ऐसा ही बनाकर लेके गए थे अपन कि 5वें पर बच्चे उत्तर नहीं देंगे। बहुत गलत था। यहाँ पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बच्चा कितने पर भी आपको उत्तर देना, तो आपको आगे आगे क्वेश्चन करते रहने हैं। लास्ट में जब ऐसा मोमेंट आए, चाहे वो 6ठे क्वेश्चन पर आए, 7वें क्वेश्चन पर आए, चाहे वो तीसरे पर ही क्यों ना आए, वहीं पर आपको स्टॉप हो जाना है, वहीं पर फिर आपको आगे अपने शिक्षण उद्देश्य बताने हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका भी क्या होना चाहिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछो, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाए फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछो उससे ही जुड़ा हुआ, दूसरा क्वेश्चन मिल जाए तो आप तीसरा क्वेश्चन पूछो उससे रिलेटेड, फिर आप चौथा क्वेश्चन पूछो, चौथे का मिल जाए तो फिर आप पांचवा क्वेश्चन पूछो, और फिर जब आपका आंसर नहीं आए तब फिर आप उसको शिक्षण उद्देश्य को आप आगे बताओ कि आपको अब क्या पढ़ना है। फिर अपनी जो प्रस्तावना है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है जब अपन इतना कर लेते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये अपने सिर्फ इतना 5 से 7 मिनट के अंदर अपने को कवर करना होता था। अब वो अपना डिपेंड करता था कि अपन ने इस 5 से 7 मिनट के अंदर कौन कौन सी विधि यूज करी है, कौन सी प्रविधि यूज करी है, कितने अपन ने क्वेश्चंस पूछे हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स आपकी सिर्फ प्रस्तावना जो है वो सिर्फ प्रश्न उत्तर के माध्यम से हो तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 से 7 क्वेश्चन आपके कम से कम होने ही चाहिए जब सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर विधि से आप पढ़ा रहे हैं। अगर आपकी प्रस्तावना है वो कहानी विधि से आप पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए आपकी कहानी कहने में आपको 4 से 5 मिनट लग जाती है तो आपको यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन फिर भी करने हैं। अगर आप कोई वृत्तांत के थ्रू अपनी जो है वृत्तांत की विधि के थ्रू आप अगर अपनी प्रस्तावना पढ़ा रहे हैं तो भी आपको 1 क्वेश्चन करना ही करना है। अगर कोई उदाहरण के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। मीन्स ये है कि 5 से 7 मिनट के अंदर आपको जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी इंक्लूड होने चाहिए, चाहे वो 1 हो 2 हो या 3 हो, लेकिन 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी प्रस्तावना का समय। ये था मैंने आपको बताया। अब प्रस्तावना होनी कैसी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रस्तावना है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। क्रमबद्ध कैसे, मतलब सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछे, पहले का आंसर आने पर आप दूसरा क्वेश्चन पूछे, दूसरे का आंसर आने पर तीसरा क्वेश्चन पूछे, ऐसे ही आप आगे चलते चलें। दूसरा अपनी जो प्रस्तावना है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होने, दूसरा जो अपना है वो क्या है कि अपनी प्रस्तावना है उसके क्वेश्चंस में तारतम्य होना चाहिए, मतलब पहले के आंसर से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, दूसरे के आंसर से जुड़ा हुआ तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसे ही पूरे जब तक बच्चे निरुत्तर ना हो तो आपका तारतम्य चलता रहना चाहिए। तीसरा जो है वो अपनी प्रस्तावना में क्या होना चाहिए, तीसरा अपनी प्रस्तावना जो है वो प्रासंगिक होनी चाहिए, अर्थात आपका जो आप पाठ पढ़ाने वाले हैं उससे आपका जो है प्रस्तावना वो जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कहीं का भी कुछ भी बता दें, आपके पाठ से जुड़ी हुई होनी चाहिए। चौथा जो है वो है आपके जो विद्यार्थी हैं वो आपकी प्रस्तावना उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई होनी चाहिए। पांचवा जो है आपकी जो प्रस्तावना है वो कैसी होनी चाहिए, वो विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। और छठवां जो पॉइंट है कि प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, तो प्रस्तावना परिवर्तनशील होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, परिवर्तनशील होनी चाहिए, ताकि जो आपके विद्यार्थी हैं उनको पता ना चले कि उनको कहाँ तक उत्तर देना है और कहाँ पर जाकर निरुत्तर हो जाना है। मतलब उनको हर बार ये ना पता हो कि हाँ सर 4 क्वेश्चन पूछेंगे 5 क्वेश्चन पूछेंगे अपने को यहाँ पर निरुत्तर हो जाना है, चाहे भले ही वो क्वेश्चन बच्चों को आ रहा हो लेकिन वो जवाब ना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपकी जो प्रस्तावना है वो परिवर्तनशील होनी चाहिए। अलग अलग माध्यम से हर बार आप नए नए तरीकों से प्रस्तावना बच्चों को पढ़ाएं, तो इससे क्या होगा, बच्चे हैं उनको पता नहीं चलेगा कि उनको कहाँ पर निरुत्तर होना है, और जहाँ तक उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी वो आपके प्रस्तावना में प्रश्नों के उत्तर देंगे। फ्रेंड्स, ये 5-6 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान में रखना कि प्रस्तावना क्या क्या होनी चाहिए। प्रस्तावना एक तो अपनी प्रासंगिक होनी चाहिए, एक अपनी प्रस्तावना जो है परिवर्तनशील होनी चाहिए, एक अपनी प्रस्तावना छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, जो अपनी प्रस्तावना है उसमें तारतम्य होना चाहिए, अपनी प्रस्तावना है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, और जो अपनी प्रस्तावना है वो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये 5-6 पॉइंट्स अपने सामने जो एक प्रस्तावना में, आदर्श प्रस्तावना में होने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अपनी प्रस्तावना है उसको 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन से हैं वो 2 अन्य नाम जिससे अपनी प्रस्तावना को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि प्रस्तावना को एक तो पाठो स्थापना के नाम से जाना जाता है, इसके साथ ही प्रस्तावना को विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। पाठो स्थापना क्यों कहते हैं? पाठो स्थापना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाठ की स्थापना करती है। जो पाठ है उसकी शुरुआत में होता है, पूरे पाठ का निर्माण जो आगे क्या होने वाला है उसकी स्थापना यही करती है, तो इसको एक तो पाठो स्थापना कहते हैं, दूसरा इसको कहते हैं विन्यास। विन्यास क्यों कहते हैं कि इसमें जो है पूरे पाठ के सबसे छोटे जो क्वेश्चन प्रश्न उत्तर जो होते हैं ना, पूरे पाठ से सबसे छोटे प्रश्न उत्तर इसी के अंदर पाए जाते हैं अपने पूरे पाठ के, इसीलिए इसको विन्यास भी कहते हैं। तो प्रस्तावना के 2 अन्य नाम कौन से हुए? एक तो पाठो स्थापना और एक विन्यास। ये था अपने प्रस्तावना के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, अपन ने 7वां पॉइंट क्या लिखा था? अपन ने 7वां पॉइंट लिखा था उद्देश्य कथन के बारे में। जब अपनी प्रस्तावना खत्म हो गई थी और जहां पर बच्चे निरुत्तर हो गए थे वहां से अपना शुरू होता है अपना 7वां पॉइंट उद्देश्य कथन। इसको अपन पाठ्याभिसूचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य कथन का अदर नाम क्या है? इसका अदर नाम है पाठ्याभिसूचना। तो फ्रेंड्स, उद्देश्य कथन में अपन ने क्या लिखा था? उद्देश्य कथन में जहां पर प्रस्तावना में बच्चे निरुत्तर हुए थे वहीं से तो अपन ने अपना उद्देश्य कथन लिखा था, बच्चों आज के प्रकरण में हम ये पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बच्चे निरुत्तर हो गए थे, उनको नहीं पता था, तो अब बच्चों को साथ में उनके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में जोड़ते हुए अपन ने कहा था कि बच्चों इतना तो अपन जानते हैं लेकिन आज अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपने क्या किया, बच्चों का पूर्व ज्ञान को उनके नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए अपना उद्देश्य कथन था वो लिखा था।
था। तो उद्देश्य कथन को आप ऐसे भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि प्रस्तावना को प्रस्तुतिकरण से जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, वो उद्देश्य कथन करता है। या फिर बच्चों के पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ में जोड़ने का कार्य कौन करता है, उद्देश्य कथन करता है। ये था अपने उद्देश्य कथन का कार्य। अब अपना 8वां पॉइंट देख लेते हैं कि 8वें पॉइंट में अपन ने क्या लिखा था। 8वें पॉइंट में अपन ने लिखा था प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण सबसे ज्यादा मुश्किल तो इसी के अंदर थी, क्योंकि यही सरदार था पूरी पाठ योजना का। इस सरदार ने तो सबको हिला दिया। सबसे ज्यादा मुश्किल इस टेबल को भरने में ही आती थी कि इसमें क्या करें। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसकी अवधि क्या होती है, उसके बाद देखेंगे कि अपन ने इस टेबल के अंदर क्या किया था, इसमें क्या क्या अपन ने गड़बड़ करी थी, उसको देखेंगे सबसे पहले। लेकिन अपन देख लेते हैं कि इसकी अवधि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, अपनी प्रस्तुतिकरण थी वो 15 से 20 मिनट की होनी चाहिए थी। कितनी? 15 से 20 मिनट की अपनी जो एक आदर्श पाठ योजना है उसकी जो प्रस्तुतिकरण है वो 15 से 20 मिनट का होना चाहिए, ये अपना आदर्श पाठ योजना कहती है। अब देखिए, अपने यहाँ पर क्या था, प्रस्तुतिकरण में अपन ने 6 बिंदुएं लिखी थी। एक टेबल बनाई थी, उसमें अपन ने क्या किया था, 6 बिंदु लिखे थे एक टेबल के अंदर। 6 बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु आए थे, जिसमें सबसे पहला बिंदु था शिक्षण बिंदु एवं विषय वस्तु विश्लेषण। सेकंड था अपनी अध्यापक क्रियाएं। तीसरा था अपना विद्यार्थी क्रियाएं। चौथा था अपना शिक्षण विधि। पांचवा था अपना सहायक सामग्री। और छठा था अपना श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सार। ये था। इसमें अपन ने क्या किया था, इसमें अपन ने गड़बड़ करी थी और कुछ नहीं किया था। मन मुताबिक बहुत सारे गप्पे मारे थे, जिनका रियल में अपन ने जो पाठ योजना थी उससे कुछ लेना देना नहीं था। अब देखिए, ये अपने थे शिक्षण बिंदु, जिसमें सबको 3 तो 1, 2 या 3 तो अपन ने लिखे ही होंगे सबने। तो फ्रेंड्स वैसे एक यहाँ पर क्वेश्चन भी बन जाता है कि शिक्षण बिंदु एक प्रस्तुतिकरण के अंदर कितने होने चाहिए। तो कम से कम 1 से 3 आपके शिक्षण बिंदु होने चाहिए एक प्रस्तुतिकरण के अंदर। कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 3, इतने आपके शिक्षण बिंदु होने चाहिए। ये आपने कर दिया। आपके जो टीचिंग थे वो आपने 3 पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए। उसके बाद में आपने अपनी क्रियाएं करी, आपने बच्चों को पढ़ाया, आपने बच्चों से क्वेश्चन किया, बच्चों ने उसके उत्तर दिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद में यहाँ पर आपने बच्चों से किए थे विकासात्मक प्रश्न। क्या किया था, विकासात्मक प्रश्न किए थे, बच्चों ने उसके उत्तर दिए थे। विकासात्मक प्रश्न कितने भी कर सकते हो आप, प्रस्तुतिकरण में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कितने प्रश्न करने हैं बच्चों से। कितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो बच्चों से, ठीक है। फिर एक ऐसा मोमेंट आया जहां पर बच्चे क्या हो गए, निरुत्तर हो गए, जहां पर बच्चों को उत्तर नहीं आया आपके प्रश्न का। तो मतलब कि ये यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है प्रस्तुतिकरण, जहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्रिया खत्म होती है एक बार के लिए। फिर आपके आगे आती हैं विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्या करते हैं, जब आप प्रस्तुतिकरण करते हैं तो विद्यार्थी क्या करते हैं, आपका पढ़ाया हुआ ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक उसको नोट करेंगे। किसमें, अपनी कॉपी में। आपके जो आप पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, उसको नोट करेंगे, ध्यानपूर्वक आपकी बात को देखेंगे, सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये विद्यार्थी क्रियाएं थी। इसके बाद में अपन ने शिक्षण विधि, उसमें कौन कौन सी यूज ली थी मैंने आपको बताया था। कहानी विधि ली या कविता विधि ली, या आपने जो भी विधि यहाँ पर यूज ली होगी, आपने प्रयोगशाला विधि ली होगी, कोई और प्रश्नोत्तर विधि, जो भी आपने यहाँ पर यूज ली होगी विधि और प्रविधि, वो यहाँ पर आपने लिखी थी कि हमने ये विधियाँ या प्रविधियाँ यहाँ पर यूज में ली। ये शिक्षण विधियों में आ गया था। फिर 5वां पॉइंट था अपनी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में अपन ने क्या क्या सामग्री यूज में ली थी। कोई आपने चार्ट लिया होगा, कोई आपने मैप लिया होगा, कोई ग्राफ लिया होगा, मॉडल लिया होगा, या जो भी आपने अपने प्रकरण को पढ़ाते समय यूज में लिया था सहायक सामग्री के तौर पे, वो आपने इस कॉलम में लिखा था। फिर लास्ट में श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सार ये लिखा था। तो मैं आपको एक तो यहाँ पर ये बता दूं कि मैंने यहाँ पर कार्य या सार ये 2 क्यों लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, श्यामपट्ट कार्य अपन तब लिखेंगे जब अपन गणित विषय पढ़ाएंगे। उस टाइम पर आप श्यामपट्ट सार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सार नहीं निकलता है गणित का कार्य होता है। तो जब गणित का विषय आप पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लिखेंगे प्रस्तुतिकरण में श्यामपट्ट कार्य, और गणित के अलावा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आप लिखेंगे श्यामपट्ट सार। ओके, ये याद रखना। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, श्यामपट्ट सार लिख दिया था कि आपको क्या रिजल्ट मिला था। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बच्चे क्या हो गए, आपके निरुत्तर हो गए थे। निरुत्तर हो गए तो यहाँ पर आपने क्या किया था, नीचे आपकी अध्यापक कथन हुआ था, आपने फिर उस चीज को बच्चों को समझाया था।
आपने उस चीज़ को बच्चों को समझाया जहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो गए थे। अध्यापक कथन हुआ, आपने बच्चों को समझा दिया। फिर इसके सामने ही आपने फिर यहाँ पर क्या लिखा था, जो आपका सार बना था लास्ट में कि क्या सार बच्चे क्या सीखे क्या समझे, वो आपने कहाँ लिख दिया था, अध्यापक कथन के सामने जस्ट बराबर में लास्ट में सार जो निकला इस प्रस्तुतिकरण का उसको आपने लिखा था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका खत्म हो गया था प्रस्तुतिकरण। उफ, जान छुटी थी। मतलब एक प्रस्तुतिकरण था, यही एक क्या था, आपका बेस था आपके पाठ योजना का। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि प्रस्तुतिकरण जो है वो पाठ योजना का मुख्य बिंदु है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि पाठ योजना का मुख्य बिंदु क्या है। पाठ योजना का मुख्य बिंदु क्या है, प्रस्तुतिकरण है। ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये थी अपनी प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर ये झमेला खत्म हुआ। फिर अपन आए थे बोध प्रश्नों पर या पुनरावृत्ति प्रश्नों पर, जो अपना था 9th वाला पॉइंट। तो 9वां पॉइंट क्या आ गया अपना, 9वां पॉइंट अपना आ गया बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें अपने प्रश्नों की संख्या कितनी होती थी, आपको ध्यान हो तो इसमें अपने प्रश्न होते थे 1 से 3 के बीच में। मतलब कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 3 प्रश्न आपको विद्यार्थियों से करने पड़ते थे पुनरावृत्ति प्रश्न में या बोध प्रश्न में। इसमें क्या करना होता था कि आपको बच्चों को उनको रिकॉल करवाना होता था, जो उन्होंने पढ़ा था उसके बारे में ही आपको उससे क्वेश्चंस करने होते थे विद्यार्थियों से, इस चीज को पकड़ने के लिए कि उनको कितना याद है पढ़ाया हुआ। ये था अपना पुनरावृत्ति प्रश्न में उनको रिकॉल करवाने के लिए। फिर अपना आता था 10वें नंबर पर मूल्यांकन। मूल्यांकन क्यों आता था, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, मीन्स अपन ने जो भी पढ़ाया है बच्चों को, टीचर ने जो भी विद्यार्थियों को पढ़ाया है उसको उन विद्यार्थियों ने कितना प्राप्त किया है, आपके जो शिक्षण उद्देश्य थे उनको बच्चों ने कहाँ तक प्राप्त कर लिया है, कितना वे उस चीज को समझे हैं, ये अपने आता था मूल्यांकन के अंदर। फ्रेंड्स, इसमें भी जो टीचर है वो क्वेश्चंस करता था बच्चों से। तो अपने मूल्यांकन में कितने क्वेश्चन कर सकते थे अपन, मूल्यांकन में अपन ने किए थे 5 से 6 के बीच में प्रश्न। 5 से 6 प्रश्न अपन बच्चों से करके अपना मूल्यांकन जांच करते थे कि कितना अपन ने बच्चों को पढ़ाया वो उनको समझ में आया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले वैसे तो मूल्यांकन दिया किसने था, सबसे पहले मूल्यांकन किसने दिया था, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि मूल्यांकन किसने दिया था सर्वप्रथम। ऐसे तो देखो हर्बर्ट स्पेंसर ने भी दिया था, BS ब्लूम ने भी दिया था, HC मॉरिगन ने भी दिया था, लेकिन सर्वप्रथम मूल्यांकन का नाम किसने दिया था, वो दिया था अपने BS ब्लूम ने। किसने दिया था, BS ब्लूम में। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ कि अपनी जो पाठ योजना है इसमें ऐसी कौन सा बिंदु है जिसमें सारे प्रकार के सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे लघुत्तम भी पूछा जा सकते हैं, अति लघु भी पूछे जा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा बिंदु है जो पाठ योजना में सभी क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो वो भी अपना आएगा क्या, मूल्यांकन। कि मूल्यांकन पाठ योजना में ऐसा बिंदु है जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। एक तो BS ब्लूम ने इसका सर्वप्रथम इसका विचार दिया था इसका, और इसके साथ ही क्या है, इसमें 5 से 6 प्रश्नों की संख्या होती है और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, अब अपना लास्ट था क्या, गृह कार्य। जब ये सारी चीजें अपन ने कर ली थी तो लास्ट में अपन ने बच्चों को दिया था होमवर्क। होमवर्क क्यों दिया था, होमवर्क इसलिए दिया था कि बच्चे जो अपन ने पढ़ाया उनको क्लास में उसको घर पर जाकर दोबारा उसको करके लाएं। वो खुद उस चीज को करेंगे तो उनका क्या होगा, अभ्यास होगा। अभ्यास होगा तो वो सीखेंगे। ये इसका उद्देश्य था किसका, गृह कार्य देने का। तो गृह कार्य से एक तो बच्चों की अभ्यास क्षमता में वृद्धि होती है। आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गृह कार्य करने से बच्चों में विकसित होता है क्या, तो गृह कार्य करने से बच्चों में अभ्यास क्षमता विकसित होती है, ये उसका आंसर था। तो ये लास्ट में था। और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ गृह कार्य दिया किसने था, गृह कार्य का पद किसने इसमें जोड़ा था। तो अब आपको याद होगा कि ये किसने जोड़ा था, ये जोड़ा था मॉरिसन ने। मॉरिसन ने गृह कार्य को जोड़ा था प्रयोग की जगह पर। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली थी ना, जिसमें वहां पर प्रयोग लिखा हुआ था, उस प्रयोग को हटाकर मॉरिसन ने वहां पर क्या लिखा था, गृह कार्य लिखा था। गृह कार्य को जोड़ा था हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपनी एक आदर्श पाठ योजना है वो कंप्लीट होती है। तो अब आप एक आदर्श शिक्षक बनने के लायक हो गए हैं। खुश होइए कि आप एक आदर्श शिक्षक बन सकते हैं अगर आप इस पाठ योजना को अच्छे से याद कर लेंगे। 2 नंबर तो आपके पक्के हो ही गए हैं। और अगर आप आदर्श पाठ योजना तैयार कर लेते हैं तो आपको आदर्श शिक्षक बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना वीडियो है वो खत्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा जो भी पूरे वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को दिल खोल के शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।